नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक ऐसे निर्णायक मोड़ पे खड़ी है जहां सत्ता, प्रशासन, भाषा, संस्कृति और कानून इन सभी का टकराव खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का स्थापित राजनीतिक ढांचा है, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की बढ़ती सख्ती। इसी टकराव के बीच भाषा और संस्कृति का मुद्दा भी अब राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया है। ममता बनर्जी लगातार यह आरोप लगाती रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो बंगाल की भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। उनके भाषणों में यह बात बार बार दोहराई जाती है कि बंगाल की पहचान बांग्ला भाषा, खान पान और परंपराएं पर बाहरी ताकतों का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस पूरे नैरेटिव के बीच अब उनके अपने फैसले पर सवाल उठने लगे हैं, खासकर तब जब उनके घोषणा पत्र को उर्दू में इश्तहार नाम देकर जारी किया गया। यहाँ से विवाद की शुरुआत होती है। सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल एक भाषाई समावेशन है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां बांग्ला प्रमुख भाषा है और वहां उसकी सांस्कृतिक पहचान का मूल आधार भी है। ऐसे में घोषणा पत्र को उर्दू में समान महत्व देना विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया। ममता बनर्जी तो बंगाली को खत्म करके उर्दू लाने वाली है, बांग्लादेश बनाने वाली है बंगाल को। इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है ममता बनर्जी ने, और घोषणा पत्र में नाम दिया है इश्तहार। उसे उर्दू में भी उन्होंने अनुवाद किया है और नाम इश्तहार दिया गया है। यानी कि ममता बनर्जी का आप उनके उर्दू रूप देख लीजिए। आप बंगाल में हैं, आप वहां पे बांग्ला भाषा में अपना घोषणा पत्र जारी करें। आप वहां पर अंग्रेजी में भी जारी कर सकते हैं, वैसे तो इसकी भी जरूरत नहीं है। हिंदी में जारी कर सकते हैं क्योंकि वहां पर बंगाल के बाहर के भी लोग हैं, जैसे बिहार से, यूपी से, दूसरी जगह से आए हुए भी लोग वहां पे वोटर हैं, तो आप हिंदी में भी जारी कर सकते हैं। लेकिन उर्दू से क्या मतलब है? उर्दू से क्या मतलब है आपका जारी करने का? उर्दू वहां पे मुसलमान है और वही रहा है बंगाल में, वह बांग्ला बोलता है। अगर वह बाहर से आया है, बिहार से, कहीं और से आया है, तो उसको हिंदी आती है तो वो हिंदी बोलता है। आपको उर्दू किसको दिखानी है? उर्दू आप कह रही हैं कि ये तो आधिकारिक भाषा है, इसको आधार आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल गया है। अब मिल गया है कांग्रेस के समय पर आप ही की जैसी सरकार थी, आप उसमें उर्दू को भी वही बराबर वहां जगह दे रही हैं, क्योंकि आपको तुष्टीकरण करना है। आप इश्तहार नाम दे रही हैं घोषणा पत्र का, क्योंकि आपको मुसलमानों को खुश करना है और मुसलमान के उस वर्ग को खुश करना है जो मुसलमानों को संचालित करता है। यानी इनके मौलाना मौलवी जो भारत की जो क्षेत्रीय पहचान है, जो भारत की एक सांस्कृतिक पहचान है, उसको स्वीकारते नहीं है और उस पर कोई बाहरी अपनी इस्लामिक पहचान थोपना चाहते हैं। तो ममता बनर्जी उसी पहचान को बढ़ावा दे रही है जो कि उर्दू है, जो भारत कोई अपनी पुरानी भाषा नहीं है, जो बाद में इसलिए बनाई गई ताकि मुसलमान मिक्स ना हो जाए, वो अपने को अलग समझे। अब अरबी बोल के वहां पे तो काम नहीं चलता। अरबी फारसी बोल के जब समय था तब था, लेकिन इसलिए बाद में उर्दू विकसित की गई इसके लिए ताकि एक अलग पहचान साथ जी सके और हम जो हैं इनके साथ मिक्स ना हो। तो ममता बनर्जी यही कर रही है। अब बंगालियों को वहां उर्दू सीखनी पड़ेगी। आने वाले समय में ममता बनर्जी का घोषणा पत्र अभी तो फिर भी बांग्ला में छप रहा है, जैसे जैसे वहां पे अब 37% हो चुकी है, 59% हो जाएगा, 50% हो जाएगा, तो फिर से उर्दू में छपा करेगा। तो यहीं पे बंगाल को, बांग्ला को, संस्कृति को उनकी खत्म कर रहे हैं। यहाँ ममता बनर्जी उस तरफ शिफ्ट हो रही है और ये यहाँ पे अगर राज करेंगी, शासन करेंगी, तो ये तय है जिसकी तरफ ये शिफ्ट हो रही है उसका प्रभाव बढ़ेगा। तो ममता का तुष्टीकरण एक बार फिर लोगों के सामने आ गया है और इस पर बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि आपको इसे इश्तहार नाम देने की क्या जरूरत है और इसका उर्दूकरण करने की क्या जरूरत है, जबकि बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वह भी बांग्ला बोलते हैं। यह उर्दू किसको खुश करने के लिए कर रही है ममता बनर्जी? वहीं इस तुष्टीकरण के बीच में टीएमसी की गुंडागर्दी भी चालू है और गुंडागर्दी का एक्शन भी चालू है। चुनाव आयोग ने जब से मालदा हिंसा हुई है उसके बाद से जो कदम उठाए हैं, जो फिर से समीक्षा की है, उससे ममता बनर्जी की दिक्कतें बढ़ गई। मालदा में हुई हिंसा ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस घटना में जिस तरह न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया गया है और उन्हें घंटों तक बंधक बनाए रखा गया, उसने प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पे गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो स्थिति और भी गंभीर हो गई। अदालत ने न केवल राज्य प्रशासन को फटकार लगाई, बल्कि यह भी संकेत दिया कि कानून का राज किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद एनआईए को जांच सौंपी गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि मामला केवल स्थानीय स्तर का नहीं बल्कि राष्ट्रीय महत्व का बन चुका है। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन भी सक्रिय हो गई। चुनाव आयोग ने बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू की और कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को सत्ताधारी दल के नेताओं और समर्थकों की सुरक्षा में तैनात किया गया था। यह केवल सुरक्षा का मामला नहीं था, बल्कि इसे राजनीतिक प्रभाव के साधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने का आरोप भी लगा। आयोग ने इसमें सख्त रुख अपनाते हुए कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। कुछ को निलंबित किया गया तो कुछ के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई। यह कदम इस बात का संकेत देता है कि इस बार चुनाव आयोग किसी भी तरह की अनियमितताओं को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं। इसी दौरान अमित शाह के रोड शो में हुई झड़प ने स्थिति और तनावपूर्ण बना दिया। भवानीपुर और नंदीग्राम जैसे क्षेत्रों में राजनीतिक टकराव खुलकर सामने आने लगा। रोड शो था जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी थे, नॉमिनेशन के लिए जा रहे थे, लेकिन जब उसके बाद वहां पे एक्शन हुआ और चुनाव आयोग ने जो मुख्य सचिव उनको एक लेटर दिया, वहां उनकी तरफ से निर्देश दिया गया कि 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए और उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। इसे कोलकाता दक्षिण संभाग के ओसी हैं इसमें, यानी कि इंचार्ज है, जो थाना इंचार्ज है वो है अलीपुर के भी थाना इंचार्ज, और इसके अलावा एक अतिरिक्त थाना इंचार्ज और दूसरे सार्जेंट है। तो ये कुल मिला के जो 4 पुलिस अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है, उसके लिए आदेश दे दिया गया है और उनकी जगह कौन होगा यह भी बताने के लिए कहा गया। इसके अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नामांकन के दौरान भी हंगामा हुआ, जिसमें उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं टीएमसी के 4 नेता को गिरफ्तार भी किया गया। यह घटना इस बात का संकेत देती है कि बंगाल में चुनाव केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का माध्यम भी बन चुका है, जो यहाँ टीएमसी के गुंडों को खुली छूट दे रहा है और इनके ऊपर नकेल नहीं कस रहा है, तो उसके ऊपर चुनाव आयोग कार्रवाई कर रही है। वहीं चुनाव आयोग ने एक और बड़ी चीज की है, जिससे ममता बनर्जी ने एक चाल चली थी, वह चाल अब उनकी फेल होती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने आनंद फानन में आचार संहिता लागू होने से पहले अपनी पार्टी के 832 सदस्य नेताओं और 144 अपने समर्थकों को पुलिस की सुरक्षा दे दी। जवान जो है वो इन्होंने पुलिस की इनकी सुरक्षा में लगा दी। अपनी 900 से ज्यादा अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, अपने समर्थकों को भी उन्होंने पुलिस सुरक्षा दे दी। अब ये सरकारी सुरक्षा लेकर घूम रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि अब इनकी समीक्षा तो होनी चाहिए। इसके आदेश तो दे दिए हैं पुलिस महानिदेशक को, जो सुरक्षा जिसको दी गई है उसको जरूरत है कि नहीं यह देखिए, और फिर आप इक्वली सबको सुरक्षा दे, जो दूसरी पार्टी के नेता हैं उनको भी दे। लेकिन साथ ही अब यह भी आदेश दिया गया कि जिसके भी आपराधिक मामले दर्ज होंगे, जिस नेता ने जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, उसको सुरक्षा नहीं दी जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि टीएमसी का नेता है तो तुरंत उनको सुरक्षा मिल जाए। यह फैसला इसलिए अहम था क्योंकि आरोप लग रहा था कि सुरक्षा के नाम पर पुलिस का इस्तेमाल मतदाताओं को डराने के लिए किया जा रहा है। जब कोई नेता पुलिस बल के साथ गांव में जाता है तो आम लोगों के मन में एक अलग तरह का डर पैदा होता है। चुनाव आयोग का मानना है कि इस तरह की प्रथाओं को रोकना जरूरी है ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके। इस पूरी स्थिति में ममता बनर्जी की राजनीतिक चुनौती भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ उन्हें विपक्ष का दबाव झेलना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं की सख्ती का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए यह स्थिति इसलिए भी कठिन है क्योंकि अब हर कदम पे निगरानी बढ़ गई है और कोई भी गलती तुरंत राष्ट्रीय मुद्दा बन जाती है। मालदा की घटना के बाद यह भी स्पष्ट हो गया कि प्रशासनिक मशीनरी में कहीं न कहीं समन्वय की कमी है। जब इतनी बड़ी घटना होती है और स्थानीय अधिकारी समय पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सीधे अधिकारियों से जवाब मांगा। दूसरी ओर केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता भी बढ़ गई, चाहे वो ईडी की जांच हो या एनआईए की कार्रवाई। हर कदम यह संकेत देता है कि बंगाल की राजनीति अब केवल राज्य स्तर तक सीमित नहीं रही बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर समग्र रूप से देखा जाए तो यह साफ जाहिर होता है कि बंगाल एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जहां पहले सत्ता का एक मजबूत नेटवर्क काम करता था,
वहीं अब उस नेटवर्क को चुनौती मिल रही है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने उस व्यवस्था को हिला के रख दिया है जो लंबे समय से स्थापित थी। अंततः सवाल यही है कि क्या यह बदलाव स्थायी होगा या केवल चुनावी समय तक सीमित रहेगा। क्या बंगाल वास्तव में एक अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है या फिर यह संघर्ष आगे और तीखा होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार का चुनाव बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक अहम अध्याय के रूप में दर्ज होगा, जहां भाषा, सत्ता, कानून और लोकतंत्र सब एक साथ परीक्षा में है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।